मेरी माँ एक सिंगल मदर है। मैंने बचपन से लेकर आज जबकि मेरी उम्र 20 साल है सिर्फ उन्हीं ही देखा और जाना है। वो एक मजबूत, खूबसूरत, बादशाह और जदीद सोच रखने वाली और बहादुर औरत के तौर पर मेरे दिल में बसी हुई हैं। मेरे लिए अम्मी की बातें हमेशा आखिरी सच्चाई की तरह होती थीं। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। असल में कोई कमी थी ही नहीं। हम एक आरामदेह फ्लैट में रहते थे जिसमें 3 कमरे थे। अम्मी की अच्छी तनख्वाह थी क्योंकि वो एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। मेरे वालिद की तरफ से भी हमें एक मुकर्ररा रकम मिलती थी, लेकिन उन्होंने मेरी माँ को उस वक्त छोड़ दिया था जब मैं सिर्फ 3 साल का था। मुझे बस एक धुंधली सी तस्वीर याद है। एक दुबला पतला सा लंबा आदमी। सुबह के वक्त अम्मी कहती, अली नाश्ता तैयार है, नाश्ता करके कोचिंग चले जाना, फिर वहाँ से आकर खाना खा लेना और घर पर ही रहना, मैं देर से आऊँगी। मैंने पूछा, अम्मी कब तक आएंगी? वो कहती, रात 9 बजे तक आ जाऊँगी, लेकिन तुम कहीं बाहर घूमने न जाना। वो करीब आकर बोली, देखो अली, तुम्हें ग्रेजुएशन मुकम्मल करके नौकरी के लिए मेहनत करना पड़ेगी। मैंने हंसते हुए कहा, अम्मी नौकरी कहाँ रखी हुई है? वो सख्त लहजे में बोली, बेटा तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी, खुद मुख्तार बनना होगा। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए लंबी इंतज़ार करती रहूं। मैंने कहा, अम्मी अभी तो मेरी उम्र सिर्फ 20 साल है। वो बोली, 2 महीने बाद तुम 21 के हो जाओगे। मुझे तुम्हारी नौकरी और शादी की फिक्र रहती है। पिछले 16 साल से मैं बिल्कुल अकेली हूँ। एक छोटे से बच्चे को लेकर मैंने दुनिया के साथ कैसे मुकाबला किया, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तुम्हारे वालिद से तो तलाक के बाद कोई उम्मीद रखना बेकार है। उनकी आवाज़ बराई। मैं संजीदा हो गया और बोला, अम्मी आपकी हालत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा, मैं आपका सहारा बनूँगा। वो हंसता से बोली, मेरी मदद नहीं, अपनी मदद करो बेटा। फिर उन्होंने बैग उठाया और बाहर निकल गई। मेरी अम्मी मिसेस सबीन फ़ारूक आज भी जवान और जदीद ख्यालात की मालिक हैं। खूबसूरत मगरबी लिबास, हल्का सा मेकअप और जदीद हेयर स्टाइल में वो नहायत दिलकश लगती हैं। अगर उन्होंने किसी को ज़िंदगी का साथी चुन रखा है तो मैं कभी उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगा। औरत का भी अपनी ज़ाती ज़िंदगी का हक होता है जिसे वो सबके साथ नहीं बांटती। मैंने सोचा और मुझे लगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं उठा और अपने काम काज में मसरूफ़ हो गया। रात को जब अम्मी घर वापस आई तो नीचे से उनकी हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने झांक कर देखा, अम्मी कामरान अंकल के साथ खड़ी थी। मैंने उन्हें बहुत दिनों बाद इतना खुश और बेफिक्र देखा। कामरान अंकल ने इन्हें अपनी कार से घर छोड़ा और वापस चले गए। वो अम्मी के अच्छे दोस्त थे। अम्मी अंदर आईं और पूछा, अली कैसा गुजरा दिन? उन्होंने मुझे प्यार से गले लगाया। मैंने जवाब दिया, अच्छा रहा, आप बताइए। उन्होंने कहा, ठीक ठाक था। अरे ये सब तुम क्या कर रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा, आपकी मुश्किल आसान कर रहा हूँ। देख, मैंने चने चावल बनाए हैं और साथ में बूंदी वाला रायता भी। अम्मी मुस्कुराकर बोली, वाह मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। लेकिन मैं तो खाना खा कर आई हूँ। मैंने अफसोस से कहा, ओह आपने बताया ही नहीं। वो बोली, बेटा फिक्र ना करो, कल ये खा लूँगी। मैं सोचता था कि आखिर अम्मी क्यों अकेली रहें, इन्हें भी खुश रहने, संवरने और ज़िंदगी की खुशियों का पूरा हक है। आखिर एक औरत को क्यों अपने बच्चों और ख़ानदान की खातिर अपनी ज़ाती खुशियों से समझौता करना पड़ता है? क्यों हमेशा औरत से ही कुर्बानी की उम्मीद रखी जाती है? मैं अक्सर अम्मी के बारे में सोचता कि इन्हें किस तरह एक बेहतर ज़िंदगी दी जा सकती है, हालांकि वो किसी तौर पर मजलूम या दुखी नहीं थी। हम माली तौर पर खुशहाल थे, अपनी मर्जी के मालिक थे। अम्मी ने कई क्लब्स और समाजी इदारों से भी खुद को जोड़ रखा था। वो आज़ाद ख्याल थी, लेकिन उस सब के बावजूद वो अकेली थी। एक दिन उनका मूड अच्छा देखकर मैंने कहा, अम्मी आप अकेली ही सारी जिम्मेदारियां निभाती हैं, क्या ये मुमकिन नहीं कि आप 1 से 2 हो जाएं? वो चौंक कर बोली, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने कहा, इसमें कैसी शर्म? अगर मर्द तलाक के बाद दूसरी शादी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं? अम्मी कुछ लम्हे मुझे अजीब नज़रों से देखती रही, फिर बोली, तुम कामरान के बारे में तो नहीं कह रहे हो? मैंने कहा, अम्मी मैं किसी एक शख्स के बारे में नहीं कह रहा, मैं आपके अकेलेपन के बारे में बात कर रहा हूँ। वो बोली, बेटा तुम बड़े हो गए हो, अपनी सोच रखते हो, लेकिन दुनिया में हर किसी को मुकम्मल जहां नसीब नहीं होता। मैं ऐसी ही ठीक हूँ। मैंने कहा, लेकिन क्यों? अगर आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी क्यों नहीं कर सकते? अम्मी ने संजीदगी से कहा, अली तुम्हें जल्द अज जल्द अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए, मेरी फिक्र छोड़ो। मैंने जिद की, लेकिन क्यों? बताइए ना अम्मी। वो चंद लम्हे मुझे अजीब निगाहों से देखती रहीं। अम्मी ने मेरी तरफ गौर से देखा और फिर बोली, अगर मैं दूसरी शादी कर लूँ तो मुझे घर से निकाल दिया जाएगा और हर माह मिलने वाली मुकर्ररा रकम भी बंद हो जाएगी। वो चैलेंज वाले अंदाज में मेरे चेहरे के तासरात को भांप रही थी।
मगर मेरे खामोश रहने पर अपने काम में लग गई। मैंने भी वक्त ज़ाया नहीं किया, दिन रात मेहनत की, दोस्तों फजूल मशगले छोड़ दिए और पूरी लगन के साथ अपनी मकसद पर तवज्जो दी। चंद ही सालों में मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया, कोचिंग ली और बैंक के कई इम्तहान दिए। आखिरकार मेरा इंतखाब एक सरकारी बैंक में एक ऑफिसर के तौर पर हुआ। मेरी पहली पोस्टिंग लाहौर में हुई। अम्मी बहुत उदास थी, वो मेरा सामान पैक करते हुए बार बार तरह तरह की हदायत दे रही थी। मैं आधी बातें सुनता आधी नहीं। दिल में जोश और खुशी थी कि आखिरकार अपने पैरों पर खड़ा हो रहा हूँ। उसी रात की ट्रेन थी। अम्मी भी साथ आना चाहती थी, मगर घर और स्कूल की जिम्मेदारियों को बायस वो रुक गई। मैंने सोचा पहले एक हफ्ता होटल में रहूँगा, फिर बैंक के साथियों की मदद से किराए का मकान या किसी के साथ शेयर करूँगा। ज़रूरी सामान खरीद कर जब कमरे में आया तो नीचे से अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। वो कामरान अंकल से कह रही थी, जिस बात से मैं सबसे ज़्यादा डरती थी वही होने जा रहा है। अली इसी शहर जा रहा है जहाँ उसके वालिद रहते हैं। कामरान अंकल ने कहा, अरे सबीन, इसे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। ना मोहल्ले की खबर है ना कॉलोनी की। तुम वे वजह फिक्र कर रही हो, और वैसे भी अगर कभी सामने आ गए तो एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे। अली को अगर दिलचस्पी होती तो तुमसे पूछता ज़रूर, क्या खबर हो, खून जोश मार रहा हो। मैंने उससे ज़्यादा नहीं सुना और खनकार कर कमरे में दाखिल हो गया। मुझे देखकर उन्होंने फ़ौरन बात बदल दी और वो मौजू ख़त्म हो गया। लेकिन मेरे दिल में हलचल मच गई। पता चला कि अब्बू लाहौर में रहते हैं। बरसों पुरानी एक धुंधली सी तस्वीर मेरे जहन में उभरी। दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। रात को जब अम्मी मेरे सफ़र के लिए खाना बना रही थी तो मैंने चुपके से उनकी अलमारी खोली। लाकर में वो कागजात देखने लगा जहाँ अम्मी अपने ज़रूरी कागजात रखती थी। कुछ देर की कोशिश के बाद मुझे अब्बू की तस्वीर, फ़ोन नंबर और पता मिल गया। मैंने फ़ौरन उसे जेब में डाल लिया। अचानक मेरी नज़र एक और कागज़ पर पड़ी और मैं शुशदर रह गया। वो अम्मी और कामरान अंकल की कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट था। वो निकाह नामे की नकल थी। मैं साकत खड़ा रह गया कि इतने में अम्मी अंदर आ गई। उन्होंने मेरे हाथ से चाबी लेकर कहा, अली अलमारी क्यों खोली थी तुमने। मैंने जल्दी से बहाना बनाया, अम्मी मेरी नई सफ़ेद शर्ट नहीं मिल रही थी, मैंने अटैची के ऊपर ही रखी है। उन्होंने कहा, अच्छा देखती हूँ। मैंने पलट कर जाते हुए देखा वो अपने कागजात समेट रही थी, फिर अलमारी बंद कर दी। स्टेशन पर अम्मी की आंखों में आंसू थे। मैं पहली बार उनसे अलग कहीं जा रहा था। मैंने उन्हें समझाया, ट्रेन चल पड़ी। रोती हुई अम्मी कामरान अंकल ने सहारा दिया और इन्हें साथ लेकर स्टेशन से बाहर निकल गई। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। मैंने सुकून से सीट पर टेक लगाई, लेकिन दिल के अंदर एक दरार सी महसूस हुई। अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी हकीकत उन्होंने मुझसे छुपाई थी। मैंने लाहौर पहुंचकर एक होटल में रहाइश रखी और रोज़ाना बैंक जाने लगा। लोग अच्छे थे। एक हफ्ते में ही किराए पर फ्लैट मिलने की उम्मीद बंध गई। रात को रोज़ाना अम्मी मुझसे घंटों बात करती थी, मेरे दिन भर का हाल पूछती। मैं उनसे बात करते करते सो जाता। आज पहला इतवार था। मुझे देर तक सोने की आदत नहीं थी, मगर आज आंख ज़रा देर से खुली। चाय पीते पीते मैंने वो कागजात निकाले जो अम्मी की अलमारी से चुराए थे। पता देखा और अब्बू की तस्वीर को घूरने लगा। एक दुबला पतला बेअसर सा शख्स जो किसी भी लिहाज से मेरी हसीन और मजबूत माँ के काबिल ना था, मगर उसने एक छोटे बच्चे के साथ इन्हें घर से निकाल दिया था, तलाक दे दी थी। मेरी माँ एक मासूम बेटे के साथ इंसाफ की आस में बरसों लड़ती रही और आखिरकार अदालत से इन्हें गुजर बसर के लिए खर्च और एक फ्लैट मिला। अम्मी को सहारा मिल गया। फिर उन्होंने मुलाजमत कर ली और ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता संभल गई। मैं बड़बड़ाया, उनसे मिलना होगा, बरसों पुराना हिसाब चुकाना है। नहा धोकर नाश्ता कर टैक्सी लेकर सही पता पर पहुंच गया। कतार में बने पुराने तर्ज के मकान थे। सामने एक पुराना शानदार बंगला था, मगर देखभाल ना होने की वजह से वो सीधा हो चुका था। बरसों से रंगो रोगन ना होने के बायस इसकी हालत खस्ता थी। इर्द गिर्द एक घने बगीचे में बेतरतीब उगे हुए पौधे और चंद दरख्त खड़े थे। मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। मैंने हिम्मत करके बेल बजाई। आज इतवार था, यकीनन सब घर पर होंगे। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि घर में कौन कौन रहता है। शायद अम्मी से अलहदगी के बाद अब्बू ने दूसरी शादी कर ली होगी। कई मिनट बाद दरवाज़ा खुला। सामने अब्बू ही थे। लंबे दुबला पतला सा वजूद, कुछ बेजार से लग रहे थे। दाढ़ी बढ़ी हुई थी। पजामा कुर्ता पहने वो किसी तौर पर भी मेरी हसीन और खुश लिबास माँ के बराबर नहीं लग रहे थे। उन्होंने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो। मैंने कहा, मैं अली हूँ, मिस सबीन फ़रूक का बेटा। वो लरजती आवाज़ में बोले, अरे अली। फिर आंखों में नमी लिए मेरे गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा, अंदर आओ। मैं अंदर गया तो घर में सब कुछ मौजूद होने के बावजूद बेरौनक और बिखरा हुआ लग रहा था। तभी एक नहीफ सा चेहरा बाहर आया। वो दादी थी।
साथ व्हील चेयर पर दादा भी बैठे थे। मैंने सबके पहुँच छुए। सब मुझे देखकर खुश तो थे मगर चेहरों पर वीरानी छाई हुई थी। मैंने पूछा, और कौन कौन है घर में? दादी ने जवाब दिया, बेटा हम 3 ही हैं। तुम्हारी माँ को छोड़ने के बाद तुम्हारे अब्बू ने दूसरी शादी नहीं की। मैंने अब्बू की तरफ देखा और मेरे लहजे में तलखी आ गई। लेकिन आपने अम्मी को तन्हा छोड़ दिया। अब्बू ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ा। फिर वो उठकर बोले, माँ आप अली के साथ बैठे, मैं चाय बना कर लाता हूँ। अब्बू किचन की तरफ चले गए और दादी और दादा की आंखों में बरसों की बेबसी झलक रही थी और वो निगाहें जिसे मेरी रूह को छू रही थी। मुझे बेचैनी सी होने लगी। अचानक दादी ने पूछा, तुम्हें सबीन ने यहाँ आने से नहीं रोका? मैंने कहा, अम्मी को पता ही नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ। दादी ने नरमी से पूछा, वो कैसी हैं और तुम क्या कर रहे हो बेटा? बरसों बाद तुम्हें देखकर हमें बहुत खुशी हुई। तुम्हारे दादा को फालज हो गया, वो ठीक से बोल नहीं पाते। हम सब ने तुमसे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैंने कहा, दादी मुझे बैंक में नौकरी मिल गई है, यहीं आपके शहर में। अम्मी ने बहुत कठिन वक्त गुजारा है, अकेले मुझे पाला पोसा, लेकिन आप लोगों ने भी तो कोई खबर नहीं ली। खैर अम्मी अब ठीक हैं। दादी खामोशी से मुझे देखती रही, फिर आस्था से बोली, बेटा बहू ने कोर्ट से ये हुक्मनामा लिया था कि अगर तुम्हारे वालिद ने तुमसे मिलने की कोशिश भी की तो वो उन पर केस कर देगी। मैं तड़प कर बोला, क्यों? तुम्हारी माँ ने कोर्ट से इजाज़त ले रखी थी। उसने तुम्हारे वालिद को एक ख़तरनाक जहनी मरीज़ और पुरतशद्दद इंसान करार दिया था। उसने कहा तुम्हारे वालिद ने तुम्हारी माँ को जहनी और जिस्मानी तौर पर बहुत सताया। डॉक्टर कामरान के ज़रिए एक झूठी मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई जिसमें तुम्हारे वालिद की जहनी और जिस्मानी हालत का जिक्र था। दादी लगातार बोल रही थी। मैंने बेचैनी से कहा, दादी आप ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर मेरी माँ की बदनामी क्यों कर रही हैं? दादी बोली, मैं क्यों झूठ बोलूँ बेटा, सब सच है। तुम्हारी माँ ने सिर्फ फ्लैट और पैसों के लिए मेरे सीधे सादे बेटे से शादी की थी। उसका डॉक्टर कामरान से शादी से पहले ही तो अलग था। हुस्न सूरत में भी वो मेरे सादा मिजाज बेटे से मेल नहीं खाती थी। उसे वो पसंद नहीं आया तो झूठी कहानियाँ गाड़कर उसने तुम्हारे वालिद से अलहदगी ले ली। फिर अदालत से तुम्हारे खर्च के लिए भारी रकम और फ्लैट का मुतालबा किया जो अदालत ने कबूल कर लिया। तुम्हारे वालिद ने कुछ नहीं किया, हमेशा खामोश रहे। मैं अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। दादी बोलती रही, जेज के जुल्म और घरेलू तशद्दुद का ऐसा खौफ था तुम्हारी माँ ने मेरे डरपोक बेटों को दिखाया कि वो वैसे ही करता गया जैसा वो चाहती थी। मैं चुपचाप बैठा रहा। दादी की आवाज़ बारी होती गई, आज तुम्हारे वालिद ही हैं जो हमारा और तुम्हारा सारा खर्च उठाते हैं, खुद खाना बनाते हैं, हमें खिलाते हैं, नौकरी करते हैं, दुआ लाते हैं, ज़रूरियात पूरी करते हैं। हमारी खिदमत के बोझ की वजह से ना कहीं जाते हैं ना किसी को घर बुलाते हैं, बस जैसे कैद की सज़ा काट रहे हैं। वो तुम्हारे बाप हैं जो ना किए के जुर्म की सज़ा भुगत रहे हैं। दादी आहिस्ता आहिस्ता कहने लगी ताकि तुम्हारे वालिद ना सुन ले। मैं सख्ते में बैठा था, मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि उन्हें तसल्ली देता। दादी ने कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया क्योंकि तुम्हारे वालिद कभी अपने मुंह से ये बातें नहीं कहेंगे। इतने में अब्बू एक ट्रे में खाने पीने का बहुत सा सामान लेकर मुस्कुराते हुए अंदर आए। दादी की आंखों के आंसू देखकर उन्होंने इन्हें डांटा, फिर खुद अपने हाथ से इन्हें चाय बिस्कुट और नाश्ता खिलाया। मुझे भी बड़े प्यार से मिठाइयाँ, पापड़, चिप्स और जाने क्या क्या खिलाते रहे। मैं आंखों में आंसू भरे सब कुछ खाता रहा। जब मेरा पेट भर गया तब भी वो मुझे ज़बरदस्ती खिलाते रहे। कुछ देर बाद मैं जाने के लिए उठा। मैंने सब के पाँव छुए। सब ने आंखों में मुझे दुआएं दी। मैंने कहा, अब्बू मैं यहीं आकर रहूँगा आप सब के साथ। आज शाम ही होटल से सारा सामान ले आता हूँ। अब्बू ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ इसकी मुखालफत करेगी, नाराज़ होगी, हम फिर मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैं बोला, अब कुछ नहीं होगा, आप फिक्र ना करें। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे और अचानक न जाने किस जज्बे के ज़ेरे असर में अब्बू से लिपट गया। उन्होंने भी मुझे अपने गले लगा लिया। बड़े दिल के साथ मैं वहाँ से लौटा। सामान पैक करते हुए कई फैसले कर चुका था। अगले दिन एक गाड़ी बुक करके सामान समेत अब्बू के पास जाने ही वाला था कि अचानक अम्मी का फ़ोन आ गया। अली आज तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? मैंने कहा, जी अम्मी मसरूफ़ था, सुबह अब्बू से मिलने गया था। अम्मी चीख पड़ी, तुम्हें उनके घर का पता कैसे मिला? तुमने मुझसे पूछे बगैर वहाँ जाने की हिम्मत कैसे की? वो सख्त गुस्से में थी। मैं बोला, जी सब बाद में बताऊंगा, पहले आप बताएं कि आपने इतने बरसों से कितनी बातें मुझसे छुपाई। आपने अब्बू पर जुल्म ज़्यादती और तशद्दुद के इल्ज़ामात लगाए, कहा कि अब्बू ने आपको तलाक दी, हालांकि इन बातों में कोई हकीकत नहीं थी।
अम्मी ने कहा ये सब कहानियाँ किसने तुम्हें सुनाई? मैंने कहा अम्मी ये सब झूठ नहीं हो सकता, असल सच ये है कि आप और डॉक्टर कामरान अंकल की शादी से पहले ही गहरी दोस्ती थी। अब्बू जैसे सीधे साधे इंसान के साथ आपका गुजारा मुमकिन नहीं लगा, तो आपने उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर अलहदगी ली और फ्लैट और खर्च के लिए कोर्ट में दावा किया। सब कुछ आपकी मनसूबाबंदी के मुताबिक हुआ, लेकिन मसला ये है कि अब हकीकत मेरे सामने आ चुकी है। अम्मी ने कहा अली तुम्हें झूठी बातें बताई गई हैं। मैं बोला अम्मी मैं झूठ और सच का फ़र्क कर सकता हूँ। अब्बू ने अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी आपके ख़िलाफ़ नहीं कहा, लेकिन फिर भी सब कुछ समझ गया हूँ। आपने अंकल के साथ चुपके से कोर्ट मैरिज कर ली, क्योंकि अगर ये रिश्ता ज़ाहिर करती तो आपको तलाक के मुआहदे की रकम ना मिलती। फ़ोन पर कुछ देर खामोशी छा गई। अम्मी एकदम से खामोश हो गई। फिर मैंने कहा छोड़े अम्मी, आप अंकल के साथ खुश रहें, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, बेटे का फ़र्ज़ हमेशा अदा करूँगा, लेकिन अभी मुझे अब्बू के पास जाना है। इन्हें और मेरे बूढ़े बीमार दादा दादी को मेरी ज़रूरत है। अम्मी ने रंजीदा आवाज़ में कहा अली तुम मुझे इस तरह तनहा नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा अम्मी आप कहाँ अकेली हैं, अंकल आपके साथ हैं और मैं भी आता जाता रहूँगा, आप हमेशा मेरी माँ रहेंगी। अम्मी ने आहिस्तगी से कहा अली याद रखना तुम्हारी कस्टडी कोर्ट ने मुझे दी थी और उसमें तुम्हारे वालिद से तुम्हारी एक ख़ास दूरी मुकर्रर की गई थी। अगर तुम उधर गए तो मुझे दोबारा अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। मैंने कहा अम्मी अब मैं अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहूँ रह सकता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो अदालत में जाकर आपके फ़रेब का पर्दाफाश भी कर सकता हूँ। उस पर कुछ देर फ़ोन पर खामोशी छा गई। फिर मुझे अम्मी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने रोती हुई आवाज़ में कहा अली मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बेटा मुझे माफ़ कर दो, वापस आ जाओ। मैंने धीरे से जवाब दिया आऊँगा अम्मी, लेकिन याद रखिए अब्बू के साथ मेरा भी कुछ फ़र्ज़ है। अब्बू अब आपको खर्च नहीं भेज पाएंगे, उन्होंने बरसों बहुत मुआशी तकलीफ़ें उठाई हैं, मैं उनका बोझ हल्का करने जा रहा हूँ। आप और डॉक्टर कामरान अंकल को नई ज़िंदगी खुशियों की दुआ देता हूँ। ये कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। कुछ ही देर बाद कैब आ गई। मैंने सारा सामान रखा और अब्बू को फ़ोन करके इतला दी, अब्बू मैं आ रहा हूँ, रात का खाना हम सब साथ खाएंगे। अब्बू ने खुशी से कहा आ जाओ बेटा, हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने फ़ोन काटा तो मेरे चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैल गई। मेरे दिल में बरसों से शायद धोखे और अंधेरे के बादल छटने लगे थे। मैं पूरी तरह तैयार था कि अब्बू के साए में अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करूंगा। तो दोस्तों आज की कहानी बस यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। शुक्रिया।